हम लोगों का था कि व्याकरण के 3 पार्ट बताए थे हमने कि पूरी व्याकरण उस पर आधारित रहती है। वो कौन कौन से थे हमारे 3 भाग? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मतलब इन तीनों पर ही पूरी व्याकरण आपकी आधारित रहती है। अब देखिए आज इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, यानी सबसे पहले वर्ण होंगे उसके बाद में ही आपकी भाषा बनेगी। भाषा हमने सीखा था कि हमारे मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा क्या है? भाषा को हम लिखते भी हैं, है ना। भाषा को लिखकर, लिखित और मौखिक 2 उसके प्रकार होते हैं, एक सांकेतिक होते हैं, 3 प्रकार बताए। तो जो लिखा जाता है उसी लिखने में ही क्या आता है? हमारा वर्ण आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसीलिए हम अगर हम भाषा के तीनों भागों को पढ़ते हैं तो 3 भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमारा वर्ण विचार आता है। जो अभी हैं स्टूडेंट उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, लेकिन बेटा थोड़ा सा और देख लोगे तो आप उनको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। हमारा फर्स्ट वर्ण विचार। तो सबसे पहले तो ये होता है कि वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वर्ण? बताइए। मैम वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते। हाँ, यानी अपने मुंह से निकलने वाली कोई भी ध्वनि, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले वो अ आ ब इस तरह से बोलना सीखता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जो ये जो ध्वनियां होती हैं हमारे मुंह से निकलती हैं, और खंड नहीं किए जा सकते। हाँ, वही बता रही हूँ। तो वो जब मुंह से जो आवाज निकल रही है, किसी भी तरह की ध्वनि निकल रही है, अगर उस ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वही क्या हो जाता है? हमारा वर्ण हो जाता है ना। आपका बच्चा, जैसे छोटा सा बच्चा कोई भी साउंड निकालेगा, कोई भी उसकी से ध्वनि निकलेगी, वो वर्ण के रूप में, उसका लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। अब देखिए, वर्ण वो है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इकाई का मतलब होता है छोटा सा पार्ट, छोटा सा खंड, यानी इतना छोटा खंड कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि छोटी सी राई होती है, राई को अगर आप पीसेंगे तो और बारीक हो जाएगा उसका, है ना। तो उसका भी एक छोटा सा कण की बस, अब इसके आगे इसको और पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है कि वर्ण वह है कि यह सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि का छोटा रूप है और इसके और खंड नहीं किए जा सकते, वही वर्ण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वर्ण की क्या विशेषता होती है? बताइए। वर्ण की 4 विशेषताएं होती हैं। हाँ, 4 विशेषताएं कौन कौन सी होती है? वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक सेकंड। हाँ, वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वेरी गुड। नेक्स्ट, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वेरी गुड। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हाँ, मैम वो सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ, वो तो बताया ना सबसे पहले ये बताया कि वर्ण क्या है? हमारी सबसे छोटी इकाई है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो होते हैं वो एक हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि का लिखित रूप होता है, जिसे हम लिख करके बताते हैं। और नेक्स्ट है, वर्णों को क्या कहते हैं? हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। और वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। अगर वर्ण नहीं होंगे तो हम शब्द नहीं बनेंगे, और शब्द नहीं बनेंगे तो वाक्य नहीं बनेंगे, और वाक्य नहीं बनेंगे तो हम कोई चीज पढ़ सकते हैं क्या? बिना सेंटेंस के नहीं पढ़ सकते। यानी वेरी गुड। तो ये सब चीजों के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वर्णों की। तो यानी आप समझ गए कि सबसे पहले हमको वर्ण पढ़ना क्यों जरूरी होती है। आप भी छोटी जब क्लास में थे, नर्सरी में थे, प्रेप में आए, तो हमने सबसे पहले वर्ण पढ़ना सीखा। वर्ण जिसमें क्या क्या था? स्वर और व्यंजन थे, अ आ ई था, है ना, क ख ग, ये सब चीजें पढ़ी थी। और इसी का ही जब हम जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है, हम लोगों का और ज्यादा उसको डीपली हमको पढ़ना पड़ता है। हमने अ और क तो पढ़ना सीख लिया था, लेकिन इसको लिखना धीरे धीरे हमने सीखा। अब देखो, वर्णों से ही क्या बनती है? हमारी वर्णमाला। ठीक है, जिस तरह से हमारे मोतियों की माला में मोती होते हैं, एक मोती को जोड़ करके हम लोग माला बनाते हैं, या बहुत सारे फूलों को एक धागे में भिगो करके हम माला बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिख करके वर्णमाला बनाते हैं। लेकिन एक निश्चित क्रम में, ये ध्यान रखना,
एक निश्चित क्रम होना जरूरी है। निश्चित क्रम का मतलब होता है क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद न आना जरूरी है। अगर हम कहोगे कि नहीं हम तो च पहले लिखेंगे, पहले च की लाइन लिख देंगे फिर बाद में क की लाइन लिखेंगे, तो क्या उसे हम वर्णमाला कहेंगे? नो मैम, नहीं कहेंगे, है ना? हमने उसमें वर्ड बनाए भी हुए हैं। हाँ, उसका व्यवस्थित होना, हाँ वो मैं भी बताती हूँ। देखिए, यानी कि हमें कि वर्णमाला की परिभाषा हमसे पूछी जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगा? वर्णों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और क्रमबद्ध, है ना, क्रमानुसार, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से आएगा, तो वह हमारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला के अंतर्गत क्या आता है? स्वर भी आते हैं, वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन भी आते हैं। समझ में आया? ठीक है। अभी लिखने का काम नहीं है, सिर्फ समझ लो, लिखवाने का भी लिखवा दूंगी। फिर आता है हमारा स्वर। अब स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ओ। केवल ओ, औ तक ही हमारा स्वर कहलाते हैं। केवल स्वर कहाँ तक है हमारे? ओ, औ तक। अभी तक हम पढ़ते थे, जब आप छोटे बच्चे थे आपको कहा जाता है कि बेटा स्वर लिखो, तो आप अ से लेकर के अह तक लिखते थे, वो यानी स्वर की गिनती में आता है। लेकिन स्वर कहाँ तक आएंगे? अ से औ तक। इसके बाद में जो एक आता है हमारा अनुस्वार, फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा एक अनुस्वार। दूसरा, अब इस चीज को समझ लीजिए, और दूसरा होता है हमारा अनुनासिक। ठीक है। और थर्ड नंबर पर हमारा होता है विसर्ग। अभी तक मुझे जहाँ तक कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन सब चीजों का ये तो पता है, ये चीजें होती है, लेकिन कौन सी चीज का सही अर्थ नहीं पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये 3-4 चीजें हो गई, और उसके ऊपर तो हमने स्वर पढ़े थे। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 25। बेटा पढ़ाया हुआ है तो मैंने। स्वर 11 थे, व्यंजन 25 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि अगर हम इनको काउंट करेंगे, स्वर 11 थे, व्यंजन 25 होते हैं। हाँ, तो कंफ्यूज हो गए ना। तो देखिए, इसमें स्वरों की संख्या यहाँ बताई गई है 11, यानी इसके अंतर्गत हमारा आता है अ से लेकर के कहाँ तक? औ तक। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है प्लीज ध्यान से देख लेना। अ से लेकर औ तक में 11 स्वरों की गिनती होती है। इसके अलावा फिर हमारा आता है अनुस्वार। अनुस्वार के अंतर्गत क्या आता है? अंक की बिंदी। अंक की बिंदी, इसके ऊपर बिंदी लग जाती है, यानी ओ के बाद वाला अंक, तो अंक क्या हो गया हमारा? अनुस्वार। और इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा, लास्ट आता है चंद्र बिंदु। नहीं बेटा, होता है। अरे अनुनासिक में तो वही लगेगा ना, ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक ये हो गया हमारा चंद्र बिंदु। क्लियर हो गया, है ना? और लास्ट में जो हमारा जिसको हम अह खाली बोलते हैं, वो हमारा ये हो जाता है विसर्ग। तो इसको तो बोलेंगे हम विसर्ग, इसको बोलते हैं हम अनुनासिक, और यहाँ बोलेंगे हम इसको अनुस्वार। और एक यहाँ तक हो गया। और जो नीचे शब्द लगता है, शब्द के नीचे ये लगता है इस तरह से, वो क्या होता है? हलंत। जैसे न लिखा तो उसके नीचे ये लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आधा माना जाता है शब्द। मैम, इसका मतलब है कि वो अक्षर पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस मैम। सभी को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा इसमें, ये आप लोग लिख लेना। बेटा जो ये न्यू स्टूडेंट है प्लीज उनकी हेल्प कर देना आप लोग। ओके मैम। सेकंड पेज आता है हमारा। हमने स्वर पढ़ लिए थे, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा व्यंजन।
देखिए यहाँ से आपको समझने की बात है, सबसे पहले कहलाता है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन के अंदर आज हम 12 खड़ी भी सीखेंगे। व्यंजन आते हैं मैम, उसके अंदर 5 वर्ड होते हैं, ख, ग, घ और ण। हमारी जो ये क, ख, ग, घ, ण है वो क्या कहलाते हैं हमारे? कवर। 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 ये कहलाएंगे हमारे क वर्ग, क्योंकि इस सब में क, ख, ग, घ, ण ये सब जब बोलते हैं हमारे मुंह से जो साउंड निकल रहा है उसके लिए जो हमारे अंदर की जो इंटरनल जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो सेम है। साउंड जो आएगा, बोल के देखिए, जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है वो देखिए बोल करके, क, ख, इसके अंदर आपका मुंह खुला हुआ आएगा, लेकिन कोई भी चीज किसी चीज को टच नहीं कर रही है। बोल के देखिए अपने मन में। जितने भी वर्गों में जो भी रखे हुए हैं व्यंजन, वो उस बेसिस पे कहाँ से ध्वनि प्रकट करते हैं। हाँ, वो सेम ही आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए बोल के देख लिया आप लोगों ने। क, ख, ग, घ, ण सेम आ रहा है सेम, इसीलिए इनको क वर्ग में लिखा जाता है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको बताया जाता है कि एक लाइन में केवल 5 लिखेंगे। अगर आप च लिख देते तो आपकी मैम आपको करेक्शन करवाती थी ना, तो आपको उसको लगता था कि मैम क्या दिक्कत है, हम च लिखे, हमारे पास बहुत सारी जगह। कुछ छोटे बच्चे ऐसे बोलते मैम यहाँ पे बहुत सारी जगह हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका कारण यही होता है कि हम लोग शुरू से यही सिखाते हैं कि क वर्ग में केवल यही 5 वर्ण आते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर हमारा क्या आ जाता है? च वर्ग। च वर्ग। अब च वर्ग के अंदर क्या क्या आएगा? च, छ, ज, झ और ठीक है, यही आएगा। अब देखिए च, छ, इसके अंदर आपके जो नीचे के टीथ है ऊपर से टच हो रहे हैं, च, छ, ज, झ, ण। आपकी जो टंग है वो पीछे वाले टीथ, नीचे के जो टीथ हैं उसके बैक साइड में टच कर रही है। आपकी जो टंग है वो पीछे वाले टीथ को टच कर रही है, टच कर रही है। तो यानी कि इन सबको इसीलिए हमने च वर्ग के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ और ण। यानी कि टोटल कितने वर्ग होते हैं हमारे? 5 वर्ग होते हैं। अब आपका बता रही हूँ, एक सेकंड ही कंप्लीट कर लो फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन। और लास्ट हमारा आता है। हाँ, एक सेकंड अभी लगवा रही हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प, ब, भ, भ। अच्छा, एक दो चीज और सिखाऊंगे अभी एक बार। ये छोटी छोटी चीजें जो हमेशा ध्यान रखने के लिए, इन सब के नीचे वो हलंत आएगा, वो भी ध्यान रखना है। इनमें से किसी में भी अ की मात्रा नहीं लग रही। हाँ बेटा, किसी में भी अ की मात्रा नहीं लग रही, इसलिए ना। हाँ, इसीलिए अ की मात्रा लग जाएगी तो ये नहीं आएगा। समझ में आ गया? यानी कि अगर आपसे, अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है, आप क्या होता है याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब प्रश्न बनता है तो आपको सब चीज भूल जाते हो। हमें ये पूछा जाएगा एग्जाम में या कहीं पर भी, ये इस तरह की चीजें आपकी जो कंपटीशन एग्जाम में होते हैं उनमें भी आ जाती है। बहुत छोटी चीज है लेकिन हम लोगों को वो समझ नहीं रहती उस समय। आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। आज्ञा जवाब याद रहेगा कि स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। अब आपसे ये कह सकते हैं कि द कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस समय हमको याद रहेगा कि द जो है हमारा वो किसके अंतर्गत आ रहा है? त वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा
छ कौन से वर्ग के स्पर्श व्यंजन में छ एक बार सुनिए बेटा, एक बार प्रश्न कैसे बन रहा है। स्पर्श व्यंजन में छ कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, तब हमारा आंसर क्या होगा, वो आंसर क्या होगा, च वर्ग के अंतर्गत। लेकिन कितना इजी है, इजी है या नहीं है? लेकिन ये इजी तब है जब आपको इसके बारे में ज्ञान होगा। आपको क ख ग तो सारा आता है, क ख ग तो आपको सारा आता है, लेकिन आप क्या करते हो कि आपको ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम ने क्या पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। 5 फर्स्ट वर्ग में, सेकंड 5 सेकंड वर्ग में। हाँ, तो यानी कि आपको हमारी पूरी ये जो कक्का है वो पूरा याद होना जरूरी है इसके लिए, तभी आप इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमने सीखा हमारा पहला स्पर्श व्यंजन, ठीक हो गया। अब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने हो गए? अगर हमसे हाँ एक प्रश्न बनेगा आपका इसमें कि स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन होते हैं, 25 याद हो गया? तो यहीं पर हम जहाँ स्पर्श व्यंजन लिखा है वहां हम अगर 25 लिख देंगे तो पढ़ने में और याद करते टाइम रिवीजन में हमको इजी हो जाएगा। क्लियर है? यानी स्पर्श कितने सारे क्वेश्चन बन गए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, आंसर है हमारा 25। स्पर्श व्यंजन में कुल कितने वर्ग होते हैं, 5। ठीक है, और कौन सा व्यंजन कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है वो हम बता सकते हैं देख करके। अब इसमें से अगर कोई सी भी चीज पूछी जाए तो हम इजीली जवाब दे सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। चलिए नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या आता है फिर, अंतरस्थ व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन। अब अंतरस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ तक हमने 12 कड़ी यहाँ तक पढ़ ली, प फ ब भ म। नेक्स्ट लाइन आप हमारी क्या आती है, य से। तो य र ल व, एक सेकंड, य र ल व, कितने हो गए ये? 4। अब क्वेश्चन बनकर आता है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, इससे भी हलंत आएगा। हाँ, और दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत देखो, इसी में जब दूसरा क्वेश्चन बनेगा, क्या बन सकता है, अंतस्थ व्यंजन। आपको ऑप्शन में जैसे 4 वर्ण दे दिए, प फ ब भ म, ये वाला क ख ग घ ण और ट ठ ड ढ ण और य र ल व, ये दे दिए। तो आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा वर्ग निम्न में से कौन सा वर्ग अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है? तो आपको ये पता होगा तभी आप लिख सकते हैं, जब आपको ये पता होगा तभी लिख सकते हो ना। तो ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य र ल व, ये 4 वर्ण आते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। आप देखिए ऊष्म व्यंजन य र ल व, इसके बाद कका में क्या आता है, श श स ह, यही आता है श स ह। यानी कि ऊष्म व्यंजन में कितने हो गए हमारे? 4। इसमें भी 4 है। क्लियर हो गया? लेकिन आप वही क्वेश्चन बन के आएगा, सेम है, यही क्वेश्चन बन जाएगा कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श स ह, या आपको 4 वर्ग में से निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो आपको पता होता है कि ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैम बोलते वक्त हमारी जीभ किधर टच होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं, ये नहीं आता, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा, वो मैं भी बताऊंगी आगे। ठीक है, ये मैं बताऊंगी। अब देखिए अगर हम इनको भी बोलेंगे तो सेम आएगा, यानी कि जब हम इन ऊष्म व्यंजन को जब बोलते हैं मुंह से एक हवा और हवा भी निकलेगी और ऐसी आवाज निकलेगी। बोल के देखिए, श श स ह, देखिए बोल करके निकलिए। तो इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। मैम संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब देखिए, अब कैसे याद रखोगे, याद करने का तरीका भी साथ के साथ बता रही हूँ, क्वेश्चन इसके अंदर कैसे बनकर आते हैं वो भी साथ के साथ बता रही हूँ। इसलिए आप याद तो कर लेते हो लेकिन ये पता नहीं होता क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो दोनों चीज सिखा रही हूँ। अब हमने जो क ख ग लिखा था, श स ह तक यहाँ तक सीख लिया था। ह के बाद में क्या आता है हमारा, क्या आता है ह के बाद? ह के बाद मैम संयुक्त व्यंजन लिखा ना, आ रहा है लेकिन वर्ण कौन सा आता है? श क्षत्रिय, श त्र ज्ञ और हमारा श। ये आता है, समझ में आ गया? मैम ये तो संयुक्त व्यंजन है ना जो दो शब्दों के मेल से बन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन अलग होता है, संयुक्त अक्षर अलग होता है, दो चीजें हो गई। अब संयुक्त व्यंजन में श स ह और श ये आते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। और लास्ट में हमारा आता है 5 नंबर पे, कौन सा आता है? हाँ, अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन। अब देखिए, अब अतिरिक्त व्यंजन में हमारा जो आ जाता है वो ड और ध। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत आगत व्यंजन। अब लास्ट का जो हमारा 6 नंबर पे वो हो जाता है आगत व्यंजन। वर्ग भी तो हो सकता है। आगत व्यंजन इसके अंतर्गत अ, ज और फ, ये तीन चीजें आती हैं, अ, ज और फ। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लो जल्दी से। आगत व्यंजन के अंदर हमारा जैसे हम लिखते हैं अ में हम देखो, यहाँ देख लीजिए, अ में लिखते हैं हम डॉक्टर। तो डॉक्टर में कभी ओ की मात्रा लगाते हो क्या? नो मैम नहीं लगाते। अगर हम डॉक्टर में ओ की मात्रा लगा देंगे तो यानी कि वो गलत हो जाए, अशुद्ध कहलाएगा। डॉ, तो वो अ यानी आगत। और ज और ज, अब आप कहोगे मैम ज यहाँ पे भी आया था ऊपर और फ यहाँ पे भी आया, इसमें क्या फर्क है? इसमें हमारे नुक्ता लगेगा। डॉक्टर लिखते हैं और डॉक्टर, हम मैम ये जो हम लिखते हैं डॉक्टर लिखा है ना, हम डॉक्टर थोड़ा लिखते हैं। हाँ, तो इसीलिए ओ लगा दिए तो डॉक्टर बन गया ना। यस मैम। ठीक है, समझ में? और जब औरत व्यंजन लगा दिए तो वो अ बन हाँ, गया। ओ का आवाज साउंड करेगा वो। इसी के तरह ज, अगर हम ज लगाएंगे, एक और ये हो गया। मैं नेक्स्ट ले लूं पेज? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। संयुक्त व्यंजन में जो श आ रहा है वो कौन से दो व्यंजन से बन रहा है? बता रहे हैं, एक बार बताती हूँ भी। अब ये देखिए, डॉक्टर जो आया हमारा, अब इसमें आ गया और यहाँ पर मैंने बताया ज, और नेक्स्ट क्या है? फ। इन दोनों में फर्क देखिए, ये होता है हमारा कहलाता है ज और ये हमारा कहलाता है फ। अगर ये जो नुक्ता लगा हुआ है तो इसका साउंड होता है ज ज ज। यहाँ पे दोनों टीथ आपके बंद हो जाएंगे और पीछे टच करेंगे ज, और हमारी जो टंग है वो टीथ के पीछे टच करके प्रेशर देगी। कर बोल के देखिए ज। समझ में आ गया? जब तक साउंड नहीं करोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। साउंड करके देखिए ज ज, है ना? और अब ज बोल के देखिए जय जय। तो जय में आपका मुंह खुल जाएगा और टंग नीचे वाले टीथ के पीछे वाले पे टच करेगी, तो ये बन गया हमारा ज। हमारी जो टंग है टीथ के पीछे नीचे वाले को टच करेगी ज में, और ज में दोनों टीथ आपस में टच करेंगे और पीछे टंग को टच करेंगे, तो ज और ज। समझ में आया? इसी तरह फ, फ में हमारे दोनों लिप्स बंद होंगे, फ, और जो टीथ है उसको टच करेंगे फ। बोल के देखो। यस मैम। जो ऊपर वाला टीथ है हमारा वो हमारे नीचे वाले होठ पर टच करेगा
और फिर आवाज निकलेगी फ। ठीक है, और जब हम इस फ को बोलते हैं, बिना नुक्ते वाले फ को बोलेंगे, तब हमारे दोनों लिप्स आपस में मिल करके फिर खुलेंगे फ। क्या आवाज निकलेगी? फ। बोल के देखिए। यस मैम। फ। तो अब जैसे आप बोलते ना मैंने फल खा लिए, तो फल गलत शब्द है क्योंकि फल नुक्ता लगा हुआ है, और सही शब्द होगा फल। सही शब्द क्या होता है? फल। आप बोलते हैं फूल, फूल बोलते ना, आप प्रोनाउंसिएशन फूल को कैसे करते हैं? मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, यानी आपने उसमें नुक्ता लगा दिया। तो फूल तो कोई शब्द ही नहीं होता, फूल यानी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है मूर्ख। सही शब्द जो होगा उसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होगा वो होगा फूल। फूल यानी दोनों लिप्स आपके मिलेंगे और खुलेंगे। जो फूल हम लिखते हैं उसके अंदर हम वो तो नहीं लगाते, क्या बोलते हैं, डॉट? हाँ मतलब हाँ डॉट तो बेटा नहीं है। मैं यही बोलती हूँ, उसका उच्चारण हम गलत करते हैं। फूल सही शब्द जो लिखा जाएगा फूल होता है। फूल, फूल कैसे लिखते हैं? ये लिखते हो ना? तो इसका प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो, लिखते तो सही हो लेकिन इसका उच्चारण गलत करते हो। सही उच्चारण क्या होता है? फूल। फूल क्या होगा सही उच्चारण? फूल। समझ में आ गया? तो नुक्ता और बिना नुक्ते के ये फर्क है। एक होता है जरा, एक होता है जरा, है ना? ठीक है, इस तरह से ये सारे शब्द हैं। इनमें आगे देखो आप, श संयुक्त, हाँ श। तो श में किसकी आवाज आती है बताइए? आप आपसे पूछ रही हूँ, आप एक जवाब दोगे मुझे। हाँ, जैसे त्र, तो त में त्र, ये वाला शब्द जो है त, तो किससे बना? त प्लस र, तो क्या बन गया? त्र। इसी तरह क्ष क्षत्रिय का कैसे बनेगा? क और क प्लस एक से, हाँ क प्लस श आ गया। इस तरह से हमारा श बन गया, त्र बन गया, और बाकी के शब्द दो दो वर्णों से मिलके बनेंगे। इसलिए जब दो चीज आपस में मिलके बनती है इसलिए उसको संयुक्त अक्षर बोला है। नेक्स्ट क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बेटा? त प्लस र से क्या बन रहा है? प्रोनाउंसिएशन त्र 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 में देखिए आपकी जो टंग है वो ऊपर वाला जो टीथ है उनके पीछे टच होगी त्र, और त में देखो अलग हो रहा है। दोनों शब्द बोल के देखिए। कौन पूछ रहा है? ये क्या नाम बताया आपने? यश। यश यश बेटा देखो, ये त का प्रोनाउंसिएशन करो आप, मतलब उच्चारण करो, त का उच्चारण करो और त्र का उच्चारण करो। दोनों में फर्क देखो, करके देखिए, करके देखो जिसको मैं बोल रही हूँ। त में कौन सी टंग, कौन सा टीथ हमको यूज हो रहा है, और त्र में हमारा क्या यूज हो रहा है? फर्क है कि नहीं है? यस मैम है। और मैम वो त्र के अंदर हमारी जीभ ऊपर वाले दांतों के पीछे जा रही है। वेरी गुड, समझ में आ गया अंतर? यस चले आगे चले अब। किधर होता है त्र का? क्या बेटा? मैम त्र का यूज किधर होता है? छत्र, त्रिशूल, छत्र, त्रिशूल, त्रिशंकु, त्रिभुज। छतरी। छत्र बेटा ऊपर जो छत्र होता है ना बना उसको छत्र बोलते हैं। छतरी तो अलग शब्द, मंदिरों में होता है ना, छतरी, छतरी भी लिख सकते हैं। छतरी तो अलग शब्द हो गया। छत्र है ना, त्रिशूल, त्रिशंकु, त्रिभुज, त्रिगुण। मैम मैं इतनी देर से इसमें कंफ्यूज हो रहा था, वो हमने त्र के आगे एक लाइन और खींची थी। कहाँ खींची थी? मैम यस मैम, आपने वहाँ पर नहीं मैम, आप नीचे देखो, आपने थोड़ा वो लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ? मैम यहाँ संयुक्त व्यंजन में देखो, संयुक्त संयुक्त व्यंजन। व्यंजन ये रहा ना, श त्र, यही तो है बेटा त्र। मैम तो आप यहाँ पर त्र में देखो, सिर्फ त्र में 2 लाइन आती है ना तो सुनो, वो आप लिखते गलत हो। आप कैसे लिखते हो? आप कैसे लिखते हो? त्र ये लिखते हो ना, यस मैम, ये भी ऐसे नहीं लिखते। सुनो अब मेरी बात, त्र
ऐसे लिखा जाता है। जो अभी तक ऐसे लिखते हो वो गलत है, वो त्र इस तरह से लिखा जाता है। मैम आपने यहाँ पर तो त्रिशूल ऐसे ही लिखा है। कहाँ? यहाँ देखो। हाँ, तो ये इस तरह से आएगा। त्र में ये वाला जो आपका लिखने का है वो तरीका ये वाला ठीक है। जैसे देखो, अच्छा एक चीज और बताती हूँ। ख पहले हम लिखते थे, ख ऐसे लिखते थे, अभी भी कई बच्चे ऐसे ही ख लिखते, ये गलत है। सही तरीका इसका हो जाता है। सही तरीका हमारा ख ये लिखा जाएगा। क्लियर? समझ में आता है? चलिए आगे चले। अब आता है हमारा वर्ण के प्रकार। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना। वर्ण के ठीक है, कल देखते हैं फिर अपन। ओके, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया? यहाँ कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके। और ये जो न्यू एडमिशन है